बहुजन समाज के साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। आज मुझे अचानक असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो एक प्यारे मनुष्य हैं, उनकी चलते फिरते तस्वीर देखी। मैं उनको कई वर्षों से जानता हूँ। कई वर्षों से मैं उनको सुनता हूँ। और कुछ वर्षों से मैंने कोशिश की है कि उनके साथ हमारा संपर्क हो, हम उनसे कोई देश की, संविधान की, लोकतंत्र की बात कर सकें, मगर मौका नहीं जुड़ा। फिर भी हम उनको, यहाँ भी होते हैं, संसद में या सभा में या फिर बड़ी रैली में, संघर्ष में, कहीं भी होते हैं, मैं उनको देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ। मैंने पिछले 25 वर्ष से कम 25 वर्ष से देश के हर पार्टी के नेता को सुना है, देखा है, संसद में या बाहर अपने अपने क्षेत्र में जब वो बोलते हैं, काम करते हैं, चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, मन को देखता हूँ। और मैं ये निर्णय लेता हूँ कि कौन सा आदमी इस देश को, संविधान को, लोकतंत्र को, समाज को बचा सकता है। अभी ये बात ज्यादा घर कर गई है, जब देश लुट रहा है, मर रहा है, चीख पुकार कर रहा है, तो उस समय जो अच्छे नेता हैं उनकी बहुत जरूरत महसूस होती है। लालू प्रसाद जी जो देश के, कौम के सबसे बड़े नेता नजर आए मुझे। और उसके बाद ओवैसी, फिर और बहुत सारे लोग। अब जब से अखिलेश के आने के बाद जाति अहंकार से भरे जोगी ने सीएम हाउस को धोया, ना हाई कोर्ट बोली, ना सुप्रीम कोर्ट बोली, ना कानून ने कोई एक्शन किया, तो इतना जरूर हो गया कि मुलायम सिंह, जो लगता है कि वो आरएसएस से ज्यादा जुड़ा रहा आदमी है, उसका बेटा अखिलेश अपने आप को समझ सका कि वो पिछड़े वर्ग का, छोटी जाति का आदमी है। अगर दोनों में टकराव ना होता तो ये बात बाहर ना आती। मुलायम सिंह का गठजोड़ राजपूतों से है,
वो कभी बीजेपी से गठजोड़ रखते हैं, अडवाणी से, वाजपेयी से, जोशी से, टंडन से, ऐसे लोगों के साथ जिसका संबंध रहा। जब मायावती को एक गेस्ट हाउस में मारने के लिए घेरा गया, तो जिस रात वो कहर टूटा और फिर मायावती को छुटकारा मिला, तो मैं उस समय दूसरे दिन लखनऊ के सीएम हाउस में था। कांशीराम जी और मायावती, हम तीनों घास के लान में बैठे थे। तो जब मायावती ने पूरी कहानी सुनाई, मुझे ये भी पता है कि कांशीराम भोजन बनाने के लिए मुलायम सिंह से गठजोड़ को आगे बढ़ाना चाहते थे, मगर मायावती ब्राह्मणों के साथ ज्यादा लगाव रख रही थी। उसको था कि वो जल्दी में सरकार में पहुंच जाए। ये मुझे पता है, बहुत अच्छी तरह पता है। हम घंटा 2 घंटे बात करते रहे। उधर हमारे साथी कुछ और भी थे, 2-4, वो भी सुनते रहे। तो ये सारी बात मुझे बताने के लिए कांशीराम जी ने मुझे लखनऊ बुलाया। तो उसके बाद हमारी बात हुई जब मायावती सीएम का पद संभालती है और उसका चेहरा इतना उड़ा हुआ है, इतना रंग काला पै गया है कि जो दर्द उसने झेला वो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। उनके बाद मुझे अगर कोई बहुत बड़े नेता नजर आए, अभी अखिलेश को भी रास्ते में लाया गया, जोगी ने एक अच्छा काम किया। जोगी कोई अच्छा आदमी नहीं है, मोदी जोगी ये कोई अच्छे आदमी नहीं है, मगर उसने एक अच्छा काम यही किया कि सीएम हाउस को पता नहीं गोबर से धोया या गोमूत्र से धोया या गंगा जल से धोया। तो अखिलेश को कम से कम एक बड़ी जमात को पता चल गया कि इस देश की व्यवस्था में वो छोटे लोग हैं। मुझे ये भी याद है कि जब आरक्षण बिल राज्यसभा में पास हो गया और लोकसभा में चला गया, तो उस बिल को रोकने का सबसे बड़ा काम मुलायम सिंह ने किया। अगर मुलायम सिंह चाहते तो SC ST OBC की जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला लोकसभा में हो जाता। तो हमको ये मानकर चलना चाहिए कि हमारे समाज के आदमी किस तरह लोगों के पिछवाड़े पे लात मारते हैं। लालू प्रसाद ने ऐसा कुछ नहीं किया। लालू प्रसाद लोगों के आदमी थे और लोगों के ही रहे। भले ही उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर
राजनीति का बिहार को बनाने के लिए जोरदार इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी लोगों के साथ जुड़े रहे। और उसके बाद तेजस्वी जैसे अखिलेश तैयार हो गया, बहुजन का आदमी, ऐसे तेजस्वी अपने बाप के पद चिन्हों पर चलने लगा। तो मैंने उनके भाषण सुने हैं, मैं उसको बहुत ध्यान से सुनता हूँ। वो तो बच्चा है मेरे साथ, मेरे बच्चे उससे बड़े हैं शायद। मगर उसने जितनी समझ पिता से पाई है, बहुजन समाज की व्यवस्था से पाई है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जैसे उनको समझाया, वो बड़ी बात थी। और ये बिहार का सीएम नीतीश, इस पर मैं कभी भरोसा नहीं करता। मैंने कभी इस पर भरोसा किया भी नहीं, और ये भरोसे के लायक भी नहीं है। ये कुर्सी के लायक है, और कुर्सी के लिए वो कहीं भी जा सकता है। उसका दीन धर्म ऐसा है। और इन लोगों के बीच जो सबसे बड़ा नेता था लालू प्रसाद के बाद, तो वो शरद यादव थे। शरद यादव को 19 के पहले एक सामाजिक मौका मिला पूरे देश के बड़े नेता होने का। मगर मुझे ऐसा लगा, आज मैं 3 बार उनको मिला, तो 3 बार मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये अपने परिवार के बच्चों के लिए उनका लालच लेकर चलने वाले लोग भी हैं। ऐसा होता है। मगर मैंने शरद यादव में देशव्यापी लालू प्रसाद के बराबर का नेता देखा ही नहीं, सुना भी है, जाना भी है, उससे बात भी किया, उसके पास बैठे भी हम। और हमने पूरे देश के बहुजन के लोगों ने, वामसेव के लोगों ने, दूसरे जो SC ST OBC के संगठन थे, उन लोगों ने शरद यादव को बड़े संगठनों में बुलाया और एक नाता जोड़ा। लालू प्रसाद क्योंकि शरद यादव से ताकतवर आदमी है, और वो कभी ब्राह्मणवाद को एक्सेप्ट नहीं करता। उसने बर्दाश्त नहीं किया ब्राह्मणवाद को, जातिवाद को भी वो सीधा लेता था, आड़े लेता था। तो जब चुनाव आने वाला था और लालू प्रसाद देश के नेता माने जा रहे थे, तो उनको ऐसे तैसे फाइलें बनाकर जेल में डाल दिया गया। ये बड़ी दुखदाई घटना है कि जिसके हाथ में राज होता है वो न्यायपालिका तक कैसे इस्तेमाल करता है,
सारी चीज को ये समझाता है। अब लालू प्रसाद अभी इतने योग नहीं रहे कि वो जल्दी मैदान में उतरे। जिस जिम्मेवारी अखिलेश और तेजस्वी की है, मायावती पर मुझे नहीं लगता कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का एक अंग बन चुकी है। और इनके बाद अगर कोई नेता मुझे पूरे देश में सबसे बड़ा नेता नजर आता है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। वो ईमान, उसका ज्ञान, उसकी दलील, उसका जज्बा, उसका ख्याल, उसका लोगों के साथ संवाद, उसका दर्द मैं वर्षों से महसूस करता रहा हूं और सोचता रहा हूं कि देश का 20 करोड़ मुसलमान गुलामी झेल रहा है मगर किसी को नेता नहीं बनने दे रहा। अब एक नए मोड़ पर राजनीति आ गई है। यहां ओवैसी अपनी पोजीशन में, उस पोजीशन में है कि उनको हर वर्ग के आदमी कौमी नेता मान सकते हैं। मैंने देखा है कि लाखों लाखों लोग, जब मैं काशीराम जी के साथ मिलकर रहकर बहुजन समाज का काम कर रहा था, राजनीति, बीएसपी की राजनीति को बनाने में मेरा काफी समय लगता था, तो हम ज्यादा से ज्यादा 1,00,000-1,50,000 आदमी इकट्ठे कर पाए। हैदराबाद में जब मुझे बुलाया गया देखने के लिए हैदराबाद का प्रोग्राम, तो 40-50 हजार आदमी थे। और पंजाब में हम आसानी से 1 लाख से ज्यादा आदमी इकट्ठे कर लेते थे, और कभी कभी दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा आदमी पूरे देश से आ जाते थे। मगर ओवैसी के साथ इस समय मुझे लगता है कि कई बार तो इतनी लंबी वो क्या कहेंगे उसको, कतारबंदी होती है कि जिसको पूरा फुलवाया भी नहीं जा सकता, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। 5-5, 10-10 लाख लोग, यहां केवल बिंदु दिखते हैं, सर नहीं दिखते, बिंदु दिखते हैं। इतने लोग अब जुड़ने लगे हैं वो। और ओवैसी कौम के, देश के, भारत के, समाज के, बहुजन के एक उत्तम नेता बनने के राह पर है। और वो ऐसा आदमी है जिसमें मैंने कभी लालच नहीं देखा। वो गरजता है तो गरजता है, वरसता है तो वरसता है, बहुजन की बात करता है तो कोई मुकाबला नहीं होता। बड़े से बड़ा नेता उससे टकराता
टकराने के समय घबराता होगा। मैंने एक बात उनको बार बार बोली है, कई बार मैंने उनके जीवन पर कुछ न कुछ बोलता रहा हूं। तो मैंने अवैसी को लेकर एक बात बोली कि तुम हिंदुस्तान 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 की जो रट लगा रहे हो, जो हिंदू हिंदू की रट लगा रहे हो, यही तुम्हारी गुलामी का मूल कारण है। तो मैंने वर्षों से एक बात मुसलमानों से कही कि तुम चौरंगा देश का जो झंडा है, कौमी झंडा, वो तिरंगा नहीं है, चौरंगा है, 4 रंग है उसके। सम्राट अशोक का जो नीला चक्कर है वो भी उसमें है। उसको इग्नोर कर दिया जाता है, तिरंगा तिरंगा करके उसका नाम तिरंगा कर दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के नाम पर कर दिया। मगर सच्चाई ये है कि वो चरंगा है। अगर देश को पूरे को एक जगह खड़ा करना है तो 4 रंग सोच कर चलना होगा। तो मैंने देखा कि 6 महीने के बाद लाखों मुसलमान वो तिरंगा लेकर पाठशालाओं में, गलियों में, सड़कों पर निकलते नजर आए। मेरा दूसरा ख्याल था कि वो हिंदुस्तान की रट बंद करें। तो आज भारत में लाखों मुसलमान हिंदुस्तान नहीं बोलते, छोड़ दिया उन्होंने हिंदुस्तान बोलना। जब बिहार में अवैसी के 5 एमएलए सुगंध खाने लगे तो उन्होंने कहा कि हम भारत के लोग हैं, किसी और देश के नहीं। हिंदुस्तान हमारा कोई शब्द नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नाम लेते ही उन्होंने कहा बाबा साहब का नाम लेते उन लोगों ने कहा कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसमें पहली सत्र में लिख दिया है इंडिया दैट इज भारत। वहां हिंदुस्तान नहीं है। जो हिंदुस्तान बोलते हैं तो देश के साथ धोखा करते हैं। ये देश के साथ एक तरह की गद्दारी की तरह है। भारत कभी हिंदुस्तान नहीं था और ब्राह्मण ने 1922 में अपने आप को हिंदू माना, मगर मुसलमान सदियों से हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलता रहा और वही उसकी गुलामी का कारण बन गया। और उसके बाद जो मुसलमान आदमी और औरत शाहीन बाग के संघर्ष के बाद जो जगे, उठे, बोले, लड़े, तो उन लोगों ने वी द पीपल ऑफ इंडिया इसका अर्थ समझा। और ये पहली बार हो रहा था कि मुसलमान भारत के संविधान को अपने सबसे ताकतवर, अपने हकों की किताब मानने लगे। अब उनके मानने के बाद बामसेब के जो केडर थे उसने ये किया कि हजारों ब्राह्मण
हजारों हजारों दूसरी जाति के लोग, किसान लोग, दबे कुचले लोग, ये भारतीय संविधान की बात करने लगे। ये दुख की बात है कि जब संविधान का कचरा कर दिया गया, ये आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों ये कहो या आरएसएस वाले कहो, एक ही बात है। आरएसएस वाले सरकार में हैं और सरकार वाले आरएसएस में हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, यहां तक कि पंडित नेहरू भी खाकी कच्छा पाकर चलता था, वो भी आरएसएस से पहले जुड़ा। इंदिरा गांधी ने आरएसएस की मुहिम चलाई पूरे देश में, चारों तरफ 4 कोने बनाए और वहां से आरएसएस की लहर चलाई और उनको दिल्ली आने पर उनका स्वागत किया। ये राम मंदिर की कहानी इंदिरा गांधी से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है। ये इतिहास कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये तो इन लोगों का इतिहास है। ये खुद बनाते हैं और हम तो नोट करते हैं, हम तो उसको समझने का यत्न करते हैं। जो अटल बिहारी वाजपेयी आगरा में अदालत में लिखती देकर आता है कि मेरा आजादी की लड़ाई से कोई संबंध नहीं, वो प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी ने लिख कर दिया, वीर सावरकर ने लिख कर दिया, पता नहीं कितने लोग हैं जिनकी फाइलों में लिखती माफीनामे पड़े हुए, और वो ही राज कर रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल ने संविधान सबसे पहले पढ़ा देश में। देश में सबसे पहले संविधान को पढ़ने वाला ये प्रकाश सिंह बादल है। मगर वो राज करता रहा, आज भी राज करेगा वो, क्योंकि लोग तो उसके हैं, लोगों को कोई लेना देना नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि पूरे देश के बड़े से बड़े नेता, जैसे अभी ममता बनर्जी को हम छोटी नेता नहीं मान सकते, वो भी ब्राह्मण लड़की है, वही चप्पल, वही साड़ी, वही घर, वही छोटी सी कार और वही लड़ाई, उसको बड़ा नेता माना जा सकता है। मगर बड़ा नेता हो जाना और ज्यादा काम कर सकना, अगर दूसरे नेता बराबर के साथ ना खड़े हों तो बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं मुसलमान भाइयों से, अकेलों से नहीं, मैं भारत के किसानों से भी, SC ST OBC को भी इतना जरूर कहूंगा कि अवैसी को इग्नोर मत करें। उसको इग्नोर करके तुम खता पाओगे। वो मामूली आदमी नहीं है, वो एक बड़ा नेता है। अगर तुम उसको इग्नोर करते हो तो इसका मतलब है कि ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोगों ने, जातिवादी लोगों ने
जो तुम्हारे दिमाग में भूसा भर दिया है मुसलमान और हिंदू का, वो तुम छोड़ने वाले नहीं है। जब तुम उसको छोड़ने वाले नहीं, तो तुम गुलामी से निकलने वाले भी नहीं है। इस देश का मुसलमान, इस देश का सिख, इस देश का बोधी, SC ST OBC, ये सभी लोग आज जाग रहे हैं। तो एक दूसरे का सम्मान करते हुए उठना चाहिए। मैं देखता हूं बहुत सारे ब्राह्मण लड़के और लड़कियां जो अम्बेडकर ही कहते हैं अपने आप को, उनसे ज्यादा काम कर रहे हैं वो। जैसे कभी मैं संजय सिंह को सुनता हूं तो वो बहुत जबरदस्त भूमिका होती है उसकी। तो इसलिए मैं अवैसी साहब को ये बेनती करना चाहूंगा कि वो हिंदुस्तान की रट छोड़ दे। और दूसरा, सारे भाइयों को उसका सम्मान करना चाहिए, मुसलमानों का सम्मान करना चाहिए। वो इसी देश के SC ST OBC के लोग हैं। मेरी बात आखिर में ये मान लेना कि जितने भी मुसलमान पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और भारत में हैं, इसमें 90% मुसलमान जो है वो SC ST OBC और जाट लोग हैं। ये यहाँ के, इसी धरती के सिंधु सभ्यता के लोग हैं। ये मुसलमानों को भी मान लेना चाहिए और दूसरे लोगों को भी मान लेना चाहिए। तो मैं अवैसी साहब का समर्थन करते हुए, उसको एक अच्छा इंसान मानते हुए, उम्मीद करता हूं कि वो मुसलमानों को भी रास्ता दिखाएंगे और ये हमारी जरूरत है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा।